तो सबसे पहले हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर में जाने से पहले, वो है अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 लाइनें यहाँ पे पढ़ता हूँ, इसलिए कि आप इन लाइनों को बेस मानकर समझने की कोशिश करेंगे, और जब भी आएगा इसको अच्छे से रीड ज़रूर करिएगा। पहले लाइन में क्या लिखा है, यदि विलेय के अणुओं का वियोजन या संगुणन हो जाता है तो इस स्थिति में विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाती है। कुछ ऐसा सोचिए। यस, मैं थोड़ा सा जगह देख रहा था। मैंने एक पात्र में, एक वेसल में, एक बर्तन में मैंने पानी लिया, 3 जगह पर अलग अलग जगह पे प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको समझाने के लिए 4 अणुएं लेता हूं, समझाने के लिए। इसमें जाता है, घुलने पर ये 4 अणुएं 4 का रहता है, तो यहां पर ना वियोजन हुआ है ना संगुणन हुआ है, सामान्य है यह, समझ लो, नॉर्मल है। कैसा ये नॉर्मल है, जितना अणु डाला उतना चला गया। यूरिया जितना डालूंगा उतना ही रहेगा, ग्लूकोज जितना डालूंगा उतना ही रहेगा, क्योंकि टूटता है ना, बिखरता है। दूसरा, मैंने ये 4 अणुएं ही लिया है, जब इसमें डालता हूं तो ये टूट करके 2 भाग में टूट गया। NaCl है, Na और Cl 2 भाग में टूटा, तो ये कितने भाग में कितना मिल गया, 8 भाग, 8 निकल गया। तो इसका क्या हुआ, वियोजन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, वियोजन हुआ, डिसोसिएशन है, डिसोसिएट हुआ, अलग हो गया, बट गया। ऐसा भी है कि मैंने ये 4 अणुएं लिया है, अब इसमें डालता हूं तो 2 अणुएं मिलकर के संगुणित हो गई, इसको संगुणन कहते हैं, एसोसिएशन। अब जरा सोचो, मैंने जितने अणु में डाला है उसके बेस पर उसके परासरण दाब, जितना अणु डाला उतने उसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैंने 4 अणु डाले, लेकिन परासरण दाब 8 अणुओं का आ रहा है। पहले तो ठोस था तो 4 अणु था, लेकिन जब वहाँ गया तो वो टूट गया, तो कितने के बराबर हो गया, 8 अणुओं के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये 2 अणुओं के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर परासरण दाब उस अणुओं की संख्या क्या, जितना मोल मैंने NaCl डाला, जितना मोल मैंने यूरिया डाला, उतने के बराबर ही का मुझे क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं, परासरण दाब मिलेगा, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म, चारों गुण में से जितने के बराबर है उतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई तो वो सब उससे ज़्यादा मिलेगा, डबल मिल सकता है। डबल टर्म टूटा तो 3 बार टूटता, कोई अणु ऐसा जो 3 बार टूट सकता है, तो ट्रिपल मिलेगा। यस, लेकिन यहां पर जब मैं डालता हूं तो वो संगुणित हो जाती हैं। हो सकता है कि 2 संगुणित हुई, 3 हुई, 4 हुई, वो अलग बात है, पर यहां पर 2 के हिसाब से बताया तो संगुणित हो गई तो कम मिलेगा। बात समझ में आई होगी? तो यही बात यहां पर लिखा हुआ है कि जब किसी विलेय को विलयन में घोला जाता है, या कोई विलेय के अणुएं हैं, विलेय है, उनकी अणुएं जब विलयन बनती है तो टूट जाती है या संगुणित हो जाती है, तो उनका अणुसंख्यक गुणधर्म बदल जाता है। वही बदले हुए अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म मिलेंगे। तो यहाँ पर सामान्य मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा, अपसामान्य, एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। ये तो कहानी वही हुई कि मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, भैया मैंने एक लड़के को भेजा था आपके पास और वो आपको मिला क्या? तो उसने कहा, एक लड़के कहाँ भेजे थे आपने? 2 लड़के भेजे थे। हो सकता है वियोजित हो गया होगा, 2 टूट गया होगा, ठीक है, या हो सकता है रास्ते से लड़के उठा लिए होंगे, दोस्त उठा लिए होंगे, ठीक है। मैंने कहा फ़ोन में कि भैया मैंने आपके पास वो 5 लड़के भेजे थे या 6 लड़के भेजे थे, चलो 6 लड़के भेजे थे, आपको मिले क्या? अरे 6 कहाँ मिले यार, 3 जोड़ी तो मिले थे। बात तो सेम है। उसके लिए वो, अच्छा, वो जो आए थे जोड़ी में काम करते थे, आधा अधूरा बात कर करके करते थे, 1 के बराबर काम किए उन्होंने। जब काम 1 के बराबर, अकेले रहते तो 1 के बराबर होता है, 2 मिलकर के भी 1 ही बराबर करा तो मेरे लिए तो 1 ही आदमी है। तो उसने कहा नहीं आपने तो 3 ही आदमी भेजे थे, 3 जोड़ी था, 3 अपन बैठ के बराबर बस मौज मस्ती कर करके काम कर रहे थे बैठ के।
तो वही कहानी यहाँ पे है, मैंने जितना भेजा वो वहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, वो उतने के बराबर काम कर रहा है कि उनसे डबल का काम कर रहा है कि ये उससे आधे का काम कर रहा है। क्लियर हो गई? आधे का काम करेंगे तो अणुसंख्या गुणधर्म कम आएगा। मिल गए? टूट गया? ज़्यादा आएगा? कम है। समझ में आई? अब आणविक द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका आणविक द्रव्यमान जितना रहेगा इसमें भी उतना ही रहेगा सामान्य में। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी से यही पढ़ रहे थे। लेकिन वान हाफ फैक्टर आने के बाद ये बता दिया गया, अब सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के बाद तो क्या हो रहा है, इसके आने पर क्या होगा, डबल काम होगा तो अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ेगा। इस पे क्या होगा, अधूरा काम होगा, क्योंकि वो तो एक अणु की तरह व्यवहार कर रहा है, डबल की तरह व्यवहार कर ही नहीं रहा है वो। ठीक। अब इसके बाद जो चीजें उभर के आएंगी उनके बारे में बात करते, फिर आगे क्या लिखा हो गया। इस प्रकार अब सामान्य गुणधर्म के आधार पर हम यदि उसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो वास्तविक से भिन्न प्राप्त होगा, उसी को हम अब सामान्य अणुभार कहेंगे। ठीक है। अणुसंख्या गुणधर्म हमारा क्या काम करता है, आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने में मदद कर रहा है। तो आप सोचो, जिस चीज में हम लोग कहते हैं अणुओं की संख्या की बात करते हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकाल सकते हो किसी पदार्थ में? सर एक बूंद पानी में कितने अणु होंगी पानी का? ये कोई बड़ी भयानक चीज थोड़ी है यार, सिंपली कोई भी बच्चा बता सकता है। उस एक बूंद पानी का वेट कितना है, W, 0.5 ग्राम। चलो पानी क्या है, पानी है H2O, तो इसका आणविक द्रव्यमान 18। अणुओं की संख्या, मोल का संख्या निकाल लो, मोल का संख्या 0.5/18। यस, अब ये मिल गया। अब अणुओं की संख्या क्या होगा, N इज इक्वल टू N0/6.022 इंटू 10⁻23। इसमें मान रख दो तो क्या मिला, N0 यानी अणुओं की संख्या बराबर N इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या लिख सकते हो N0 इज इक्वल टू 0.5/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यस, हो गया कैलकुलेशन, कितने अणु हैं एक बूंद पानी में। तो आज मोल जानते हो तो अणुओं की संख्या कितनी है बताने के लिए आपको कोई प्रेशर नहीं होनी चाहिए। अब अणुओं की संख्या पता चल गया, 11th में 12th में आके उस अणु का अणुभार निकाल लिया आपने चैप्टर 1 में ही। चैप्टर 1 में उस टाइम अणुओं की संख्या ज्ञात किए थे, और आज उस अणु का एक एक अणु का भार निकाल रहे हो आप। सोचने वाली बात है यार, जबरदस्त। हम अणुभार जब निकालते हैं तो याद रखना चाहिए हमें कि हम एक अणु का भार नहीं निकाल रहे हैं, हम एवोगैड्रो संख्या के बराबर जो अणुएं होती हैं, जितनी अणुएं आएंगी उसको हम अणुभार कहते हैं। हाँ, अब एक अणु का भार निकालना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, अणुभार डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये था हमारा वान हाफ, सॉरी, आप सामान्य अणुभार, आप सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म, दोनों चीजें हम यहां पे बता दी आपको। अब मैं बात करूंगा वान हाफ फैक्टर, वान हाफ घटक। वान हाफ घटक को एक परिभाषा नहीं दिया जा सकता है, सिंपल परिभाषाओं की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, वान हाफ ने 1886 में इस फैक्टर को रखा, लिखा है 1886 में वान हाफ ने गुणांक दिया, इसे वान हाफ फैक्टर कहते हैं। लेकिन वान हाफ फैक्टर होता क्या है, इसका एक सिंपल सा परिभाषा अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो थोड़ा ध्यान देना। ये फैक्टर क्यों, ये फैक्टर ये बताता है कि विलेय अणुएं कितनी मात्रा में संगुणित हो रही हैं, कितनी मात्रा में वियोजित हो रही हैं, यानी संगुणित अणुओं की संख्या और सामान्य अणुओं की संख्या के बीच में क्या संबंध है ये बताता है। और ये संबंध 3 प्रकार से हमको मिलती है। वान हाफ फैक्टर को हम I से दर्शाएंगे, याद रखना। और ये I का निर्धारण किस किस तरह से करेंगे इसको समझना जरूरी है। पहली बात, अब परिभाषित करेंगे तो इस परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं। चलिए, वान हाफ फैक्टर, ये आणविक द्रव्यमान लिया गया है, तो सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। इस शब्द को समझना, सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित में क्या फर्क है। सिंपल बात बताता हूं।
NaCl का आणविक द्रव्यमान अगर ज्ञात करूं तो मुझे मिलेगा 23 17.5 यानी कि 58.5। ये इसका आणविक द्रव्यमान है जो मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं। आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाता है? m से। तो ये जो सामान्य क्या चीज़ है? m कैलकुलेटेड, गणना से प्राप्त, हिंदी में गणना लिख सकते हो। लेकिन जब मैं प्रयोग करता हूं तो ये महान आत्मा क्या करता है? जा करके टूट जाता है। जब मैं प्रयोग करता हूं तो मुझे पता चलता है इसका आधा प्राप्त होता है, यानी कि 58.5 का आधा क्या है आप समझ लो। ठीक है, कितना 25 49 नहीं 29 के आसपास, 29/29 के है ना, 29 मिला, 29.25 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यार मैं प्रयोग में कैसे ऐसे आ रहा है, जबकि ये तो आना चाहिए था ना। यस, आना कितना चाहिए था? 58, लेकिन आणविक द्रव्यमान मुझे मिल रहा है 29.25। धोखा। पर ये कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पानी में जाता हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं तलाक ले लेता हूं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे और घूमते रहते हैं, उनके साथ भी मुझे जाने का मन करता है, और वो वाली भी, उसको भी कोई टेंशन नहीं, उसके लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो हर एक दूसरे के अलग अलग घूमते रहते हैं, सब चलता है। हमारा सोसाइटी ही ऐसा है, ठोस रहता है तो एक दबाव रहता है कि दुनिया छोटी सी है तो क्या करेंगे, ये जिएंगे ऐसे ही। लेकिन जब जगह मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, तो लोग, है ना, आप जाइए ना, बहुत सारी पार्टियां होती हैं बहुत जगहों पर, मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी बड़ी सिटियों में, तो वहाँ पे जाते तो कपल हैं, नाचते किसी और के साथ है, ये भी गड़बड़ है ना। तो वही स्थिति इनकी आ गई। तो वहाँ जाने के बाद तो कपल, एक जोड़ा जो है, दो अलग जोड़े की तरह काम कर रहे हैं इधर, तो ये परेशानी है। तो ये चीज़ आपको नजर आया तो ये टूट गया। तो जो यहाँ पर हमको मिला, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान, वो कौन सा है? ऑब्जर्व, क्योंकि अलग प्राप्त होगा। कितना मिला हमको? 29.25 ऐसा कुछ मिला। मेरे प्रयोग ने क्या बताया? इतना है। क्यों हुआ यार ऐसा? ये तो विलियन में जाने पर, तो क्योंकि हम विलियन पढ़ रहे हैं, तो विलियन में जब ऐसी घटना होगी, टूटेगी या जुड़ेगी, तो उल्टा सीधा होना ही होने। तो ये घटना देखने को मिला। ये घटना से जो वैल्यू प्राप्त, यानी कि जो प्रयोग से जो प्राप्त हुआ, वो वैल्यू क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू। तो उस वैल्यू को क्या बोलूंगा? आणविक द्रव्यमान ऑब्जर्व, यानी प्रेक्षित ऑब्जर्व मतलब मैंने जो प्रयोगों से प्राप्त किया वो ऑब्जर्व वैल्यू है। मैंने ये जो देखा वो ऑब्जर्व वैल्यू है। जो कैलकुलेट करने पर जो मिलता है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, गणना से प्राप्त वैल्यू है। गणना से प्राप्त, वो तो ऐसा है ना, मैंने कहा ना, मैंने गणना से ये दिया कि भाई इतने लोगों को भेजा तो उतनी गणना में आना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ उधर? ऑब्जर्व यही हुआ ना यार, मैंने तो देखा तो ये आदमी काम कर रहे थे हमारे यहाँ, मैंने तो एक भेजा, वो 2 लोग काम कर रहे थे उधर। ये कैसे हो सकता है यार? अब ये अलग बात है कि एक आदमी सोचा होगा चल यार ये भी चले जाएगा, कि जो 4 दिन का काम है 2 दिन में कर लेंगे, किसी और दूसरे का काम कर लेंगे, तो अपने दोस्त को ले गया होगा। यस, तो जो काम करवा रहा है उसके पास कितना है? 2 है, और वो पैसे मांगने आएगा तो सर वो तो 2 दिन का काम किया, 4 दिन का काम 2 ही दिन में कर दिया, पर पैसे आपको 4 दिन का देना पड़ेगा एक के हिसाब से। बात समझ में आई? तो ऑब्जर्व पे डिपेंड करता है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गई। हाँ, तो सामान्य, तो यहां पर परिफॉर्मूला क्या हुआ इसका? सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, यानी सामान्य आणविक द्रव्यमान तथा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो वन टैप घटक होता है। लेकिन एक बात तो समझ रहे हो, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा, जैसे पाई पढ़े, पाई में भी आपने क्या पढ़ा था आपको याद होगा? बोलो, WB/T × 1000 by MB × V। यस, तो यहां पर आप देख रहे हो इनके और इनके बीच में संबंध क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर? ठीक, मतलब आणविक द्रव्यमान अगर बड़ा हो रहा है तो वन टैप घटक, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट रही है, यानी अणु संख्या गुणधर्म घट रहे हैं। क्लियर? ये संबंध है इसमें, यानी जितना आणविक वन टैप, ये क्या बोलते हैं इसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आणविक द्रव्यमान होगा।
तो हम अगर यहाँ पर, ये पहला फॉर्मूला हो गया, हमारे ये दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म यानी I इज इक्वल्स टू, अगर मैं पाई को बोलूं तो पाई ऑब्जर्व रहेगा बाई पाई कैलकुलेटेड। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हुआ, ऑब्जर्व उल्टा हो गया, यानी I की वैल्यू के समानुपाती है, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, यस, जबकि ऑब्जर्व जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा। क्लियर हो गई। थर्ड, अच्छा अब इसको और बताता हूँ, चलो यहाँ पे बात करता हूँ। तीसरा, वांटा फैक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है कि जब उस विलेय को पानी में घोलते हैं तो टोटल विलेय अणुओं की संख्या कितनी है। अगर वो पूरी तरह से अब घटे या टूटती नहीं है, पूरी तरह से जुड़ती नहीं है, तब की कंडीशन में क्या होगा। तो चलो देखें, I इज इक्वल्स टू संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बाय सामान्य कणों की संख्या। सामान्य कणों की संख्या का मतलब आपको समझा चुका मैं, जितना लेता हूं उतना, ठीक है। अब संगुणन मतलब हुआ जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, ठीक है। ये अब तीन फॉर्मूले हैं, एक्चुअली तीन फॉर्म। तो वन हाफ फैक्टर क्या है, और इतना लिखने, कल के में प्रश्न है वन हाफ फैक्टर क्या है, तो ये लिख करके आप आ सकते हैं एग्जाम्स में। वन हाफ फैक्टर को हम ज़्यादा डिटेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अन्यथा आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो कुछ बातें मैं आपके लिए रखा हूँ, उसको ध्यान समझाता हूँ, ध्यान रखिए, कुछ बातें याद रखना आपको। मैंने एक चीज़ समझाया, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा I इज इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व बाई पाई कैलकुलेटेड, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर पाई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, हाँ, पाई ऑब्जर्व बाई आई, यस। कैलकुलेट वैल्यू पता लगाना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट वैल्यू सही वैल्यू तो होती नहीं है भाई। आप बताओ, मैंने एक बंदा भेजा था काम के लिए, वहाँ 2 आदमी चले गए, ये सही थोड़ी है, सच्चाई थोड़ी कि काम की सच्चाई क्या है, रिजल्ट की सच्चाई क्या है। रिजल्ट की सच्चाई 2 काम हो गया एक दिन में, डबल काम हो गया। तो रिजल्ट की सच्चाई ही उस काम की सच्चाई है, और काम की सच्चाई मेरे भेजने पर डिपेंड नहीं किया। उधर क्या हुआ, वो एक अलग प्रोसेस और चला है। मतलब मैंने तो नमक इतना डाला अणु में, लेकिन वहां पे जाके बिखर गया, टूट गया, तो सच्चाई कुछ और मिलेगी। मतलब जो ऑब्जर्व होगा वो अलग मिलेगा। ऑब्जर्व मतलब मुझे जो दिखा, यही तो होता है ना जादू में। किसी की जेब में 1 रुपया डाला और खनखना खनखना का बहुत सारा निकले, तो ये अरे सच्चाई से अलग है, चौंक जाते हैं आप। तो इस वन हाफ फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक। तो चलिए, तो हमारे लिए क्या हुआ, तब हमारा असली क्या है, ऑब्जर्व। तो क्या हुआ जरा देखो, पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई कैलकुलेटेड। मतलब जो अगर मुझे वन हाफ फैक्टर पता है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके साथ मेरा वन हाफ के साथ हमारा ऑब्जर्व वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब ये है कि पाई ऑब्जर्व यानी कि कोई पदार्थ है, उसकी कैसी वैल्यू रियल आने वाली है, रियल क्या दिखेगा ये पता चलेगा उसको वन हाफ से। तो वन हाफ
आई इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेटर जानते हो, कैलकुलेटर मतलब वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें डालोगे, तो क्या है इसका कैलकुलेटर, डब्ल्यू बी इंटू बोलो आर इंटू टी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन एम। बात समझ में आ गया? ये बात हर जगह लागू होगा। कहाँ कहाँ लागू होगा? हर जगह लागू होगा। समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं, तो हर जगह लागू होगा। कहाँ पे लागू होगा? ये पहला तो यही हो गया। दूसरा कहाँ पे लागू कर सकते हो? ये बात देखो, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। यस, कैलकुलेटर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। इसी तरह से डेल्टा टी एफ टी बी सॉरी यार, ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। बोलो, बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। वांट हैव फैक्टर को आप, अब दूसरी बात, अगर जब, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, जब विलेज 100% वियोजित हो तो आई क्या होगा? हर एक पदार्थ का कभी कभी वांट हैव फैक्टर डायरेक्ट पूछ देते हैं, उसमें कोई न्यूमेरिकल में बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखता है और पूछता है कि भाई इसका वांट हैव फैक्टर कितना है, डायरेक्ट। जैसे मैं पहले ले लेता हूँ NaCl, सिंपल से आपको स्टार्ट करता हूँ। इसका वांट हैव फैक्टर क्या होगा? I इज इक्वल टू, ये टूटता है 100% टूट गया, NaCl के एक अणु लिया मैंने, वो 2 भाग में टूट गया। 10 लिया 20 हो गया, 50 लिया 100 हो गया, डबल हो रहा है। तो सीधा सा मतलब है, कैसे? ये देखो टूट करके क्या बना है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस बना है, तो इसका मतलब है 2। ये तो खत्म हो जाएगा ना, बताओ, खत्म हो जाएगा ना। तो यहां पर आपने देखा कि ये टूट सकता है, लेकिन इतना ही टूटेगा। अब अलग अलग चीजों में देखें, दूसरा एग्जांपल देता हूं, तो कितना हुआ इसका वांट हैव फैक्टर? 2। CaCl2 का वांट हैव फैक्टर क्या होगा? कितने भाग में टूटेगा? देखो, और कितने भाग में टूटा? 2। पर वही चीज समझो ना, ये टूटेगा तो कितने भाग में टूटेगा? कैसे? Ca खुद टूटता है, Ca 2 इधर चला गया, पॉजिटिव है, प्लस Cl माइनस है, इधर 1 इधर चला गया, कितना है ये? अच्छा, ये आवेश फैला गया है ना, तो कितना 1 चला गया। अब Ca कितना? 1 है, Cl कितना है? 2 है, टोटल कितना है? तो 3। तो यहाँ पर 3 भागों में टूट गया। ये कोई सिखाने की चीज़ है? ये तो आपके लिए आसान हो गया, जो चीज़ हम सीखते आ रहे हैं। बताओ, इसमें वांट हैव फैक्टर आई हो, कितना हो गया? इसका कितना होगा बताओ आप? KMnO4 आई इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? बोलो, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब तक आप आयंस को नहीं पहचानोगे तब तक आप बड़ा कदम उठा ही नहीं सकते। I इज इक्वल टू कितना आएगा? ये टूटेगा K पॉजिटिव MnO4 माइनस, 2 कणों में 2। कैसे बच्चे हो तुम लोग? छोटी छोटी बातें आपको नहीं आती। K2Cr2O7, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट साफ दिख रहा है। किसी भी अणु में पॉजिटिव या नेगेटिव को आपको पहचानना है कितने हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, बताते जाओ भाई, बताते जाओ। कितने होंगे? यहाँ पर K है 2 टाइम K प्लस, और बच गया Cr2O7 क्या माइनस, कितना माइनस? 2 माइनस। बताओ क्या होगा? ये कितने भाग में टूटा? ये तोड़े नहीं आना चाहिए। K में 1 प्लस होता है, बाकी हिस्सा नेगेटिव होता है, किसी भी अणु में देखने को मिलता है। तो क्या हो गया? I इज इक्वल टू 3। फिर बात करता हूं ये 5, K4FeCN6, इसमें क्या होगा? ये K 4 बार है,
तो 4 टाइम्स K प्लस FeCN6 कितने बार? 4 माइनस। ओके, तो क्या हुआ? I इज इक्वल टू टोटल कितना मिला? 5। इस तरह से 1/2 फैक्टर कैलकुलेट की जाती है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक। तो मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले भी रखा था, वो मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 2 और बातें। अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, वियोजित नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वो परसेंट अगर 100%, नॉर्मली ऐसे पूछेंगे NaCl का 1/2 फैक्टर कितना है, तब वो 100% माना जाएगा, या लिखा भी होगा, लिखा होगा नहीं लिखा होगा, दोनों स्थितियां। अब बुक के पीछे जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व करो भाई, कल से हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहां पे बात करता हूं मैं कि देखिए क्या देख रहे थे हम लोग। हाँ, कुछ आपको दिया गया है जैसे कि NaCl का वियोजन, NaCl का वियोजन, NaCl का वियोजन कैसे होगा? NaCl टूटेगा, 100% नहीं वियोजित हुआ ना, X मात्रा वियोजित हुई है, परसेंटेज क्या है निकालेंगे, वियोजन की मात्रा तथा I में संबंध। तब क्या होगा? पहला एग्जाम्पल 100% नहीं है, इसलिए वियोजन की मात्रा लिखे हमें, है ना, क्या बोलते ये। अब यहाँ पर क्या होगा? Na प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा। चूंकि 100% नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में ऐसे आएगी। जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो 100% हो जाएगा, 100% में I फैक्टर की वैल्यू 2, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर X पे, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल टाइम पे क्या होगा? प्रारंभिक समय में 0 टाइम पर ये 1 है, हमने 1 अणु में लिए, मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ना एक चीज़ सबसे सरल चीज़ है तो 1 से करो। एक, अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा यार मेरे को इस काम को करवाना है, 5 एकड़ खेत है, इसमें हमको वो लगाना है, क्रॉप लगाना है, तो कितने आदमी लगेंगे? 5 एकड़ खेत मेरे को बस पक्का पता है कि 5 एकड़ है। अब क्रॉप लगाना है तो मैं सब ऐसे नहीं बोलूँगा कितना लगेगा, मैं ये पूछूंगा, मैं अपना कैलकुलेशन करूँगा कि एक बंदा एक दिन में कितने एरिया पे क्रॉप लगा सकता है, और मुझे 3 दिन में काम करवाना है। तो मैं क्या करूँगा? एक आदमी के हिसाब से मैंने निकाल लिया, 3 में डिवाइड कर दिया उसको, तो एक दिन में कितना आदमी लगेगा निकाल लूँगा। हाँ, मेरा एरिया 5 को डिवाइड कर दूँगा 3 में, तो जितना मेरे पास बचा एरिया, उस एरिया के लिए अब मैं उसको डिवाइड करूँगा, उसने जितना एरिया वो क्रॉप करता है उसके फिर डिवाइड कर दूँगा उस एरिया को, फिर उस पता चल जाएगा मेरे पास कि कितने आदमी लगेंगे एक दिन में, ताकि मैं 3 दिन के हिसाब से करा सकूं। तो हमें किसको सीखना चाहिए? हमेशा एक बंदे के हिसाब से बात करना चाहिए। तो वैसे हमने 1 से स्टार्ट करते हैं कभी भी, जो कैलकुलेशन तो फिजिक्स में भी देखी होगी, या कुछ जब हम कुछ कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। यही 1 का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो 1, तो उस समय तो ये बिल्कुल नहीं है ना भैया, बोलो। जब आप t समय, जब ये वियोजित हो गई, मैं यहाँ पर लिख दूँ, पूरा लिखना तो मैं ऐसे लिख दूं, प्रारंभिक समय में, इन इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय में, और अंतिम समय में। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं t इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू t, यस, t टाइम पर। तब इसका x मात्रा वियोजित हो चुका है, तो बचा कितना है? 1 माइनस एक्स। तो x मात्रा वियोजित हुई है, उसकी इसकी मात्रा कितनी हुई? x के बराबर होगी, ये भी x के बराबर होगी, बराबर हो गया। तब I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले को दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वियोजन है, तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात ये भी कण है बचा हुआ है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 1, क्योंकि प्रारंभिक मैंने सामान्य कितना लिया था? 1 लिया था। तो मेरे पास क्या बचा देखो तो, माइनस प्लस, तो 1 प्लस एक्स, यस। चलिए, क्लियर है ना ये वाली बात? हाँ, अगर CaCl2 से होता, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, तब क्या होगा? ये भी Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तब यहाँ पर बताइए प्रारंभिक समय में कितना? ये 1 लिया तो ये 0 है, बोलो। अब ये t समय पश्चात कितना होगा? 1 माइनस एक्स, और ये x इसके बराबर होगा, ये
2x के बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x बाई 1, यानी कि I इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 2x। करेक्ट। तो अब किसी के लिए भी पूछा जा सकता है कि वियोजन की कंडीशन में जब संगुणन हो तब की कंडीशन अलग लागू होंगे। चल देखते हैं। एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में घोला जाता है तो दो दो अणु में मिल जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक एक करके। तो ये क्या होगा CH3COOH की दो अणु में एक साथ मिलकर के एक अणु का निर्माण करेगी, CH3COOH ट्वाइस। तो प्रारंभिक समय में ये है 1 और ये हो जाएगा 0। दूसरा t समय पश्चात ये हो गया 1 माइनस एक्स, जबकि ये उस टाइम पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है x बाई 2, क्योंकि जितना मिला था x उसका आधा ही हमको दिखाई देगा। लो मैंने 4 लड्डू डाला था, 2 मिला, 2 लड्डू डालता तो एक ही लड्डू दिखाई देता ना बड़ा होकर के। तो वही तो यहाँ पर क्या हुआ I इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस x बाई 2 बाई 1। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर के एक एक करके। एंटीफ्रिज पानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान या उससे वो जमने लगता है, ठोस बनने लगता है। यदि पानी में कोई भी ऐसा विलय मिला दिया जाए जो क्या वोलेटाइल है, यानी जो वाष्पीकृत नहीं होती है, जैसे नमक मिला दो या कुछ और, पर नमक नहीं मिलाना, बताता हूँ क्यों। एंटीफ्रिज का उपयोग हम अपनी गाड़ियों के रेडिएटर में डालने के लिए करते हैं। पर एंटीफ्रिज क्या है, मैंने बोला एंटीफ्रिज अपनी गाड़ी में जो जहाँ पे पानी डालते हैं रेडिएटर में, उसमें पानी के सर्कुलेशन के डालते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए, एक लिक्विड डालते हैं, कूलेंट कहते हैं, मार्केट में मिलता है। इसका काम मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि इसका काम क्या होता है कि ये उस पानी के हिमांक तापमान को नीचे गिरा देता है, यानी हिमांक में अवनमन करता है। अवनमन मतलब क्या हुआ, शून्य पर वो पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती, वो शून्य पर ना होकर के और ठंडा चाहिए उसको, तो उतना ठंडा होता ही नहीं इंजन, तो पानी फिर बर्फ में परिवर्तित नहीं होगी, पानी बच गया, उसकी ज़िंदगी बन गई। पानी के कारण इंजन की ज़िंदगी बन गई। अगर हम एंटीफ्रिज नहीं मिलाते तो वो मोटर के अंदर यानी रेडिएटर के अंदर और इंजन के अंदर जो पानी फंसा हुआ है ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फ़ जमते हैं, वहाँ पे अगर उस गाड़ी को छोड़ दिया जाए तो बर्फ़, आपको याद रखना, पानी की तुलना में बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा इंजन को क्रैक कर देगा, तोड़ देगा ताकत से अपनी। कभी कभी आपने देखा होगा कांच के बोतल में फ्रीज़र में आप पानी रख देते हो तो कांच का बोतल फट जाता है, रखे हो कभी? या कांच के फ्रीज़र में बोतल में पानी भर के रख देते हो तो बोतल ऐसे सूज जाता है, ये तो देखियो कभी, फूल जाता है, वो भी नहीं देखियो। तो प्रयोग करते क्या हो यार, कुछ गलतियां तो करो लाइफ में, है ना। अब कांच का बोतल रखोगे तो फट जाएगा, और वो जो प्लास्टिक का बोतल रखते हो तो फूल जाता है, बर्फ़ जो है होता है। या जब बर्फ़ जमाते हो तो आपने देखा होगा जिस ट्रे में बर्फ़ जमाते हो वो थोड़ा सा तो उभर जाता है बीच से, ठीक। इसके रीज़न के बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये क्या हुआ, आयतन में वृद्धि हो गई, और बर्फ़ क्या होगा पानी में इसीलिए उफलता है क्योंकि उसका आयतन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो क्योंकि डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वेट तो बराबर है दोनों का, वो तो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, उफल गया, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो गया तो उफल जाती है ऊपर, बर्फ़ उफलती ना बाहर। हाँ, बात समझ में आई कुछ? तो यहाँ पर वो पानी क्या करेगा, बर्फ में परिवर्तित होगी तो रेडिएटर को खराब कर दे, इंजन को तोड़ देगा। तो इससे बचने के लिए हम उसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, याद रखना, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एक काम तो करता है कि ठंडे प्रदेशों में इंजन के जो पानी है, रेडिएटर के पानी, उसको बर्फ में जमने से रोक देता है। दूसरा और भी काम करता है, अगर हाई टेम्परेचर, मैं बताया था इस चीज़ को नहीं पढ़ाएंगे लोग, पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक भी बढ़ा देता है, जिससे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाती वो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया और पानी उबलने लगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बेटा, रेडिएटर तब भी फट जाएगा,
क्योंकि प्रेशर हाई हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब गाड़ी गर्म रहता है और ठंड उतारते हैं तब कहा जाता है कि रेडिएटर में वो कूलेंट है कि नहीं चेक करने के लिए कभी मत खोलना, क्योंकि जैसे खोलोगे ना ये धक्का मारेगा, बॉयल मारेगा कि आपका चेहरा जल जाएगा, आपका शरीर जल जाएगा। ठीक, तो कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 100 से भी ज़्यादा रहता है। बोले सर क्यों? क्योंकि उसमें कूलेंट डाला हुआ, कूलेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, तो अधिक तापमान पर भी गर्म हो सकता है। वो पानी 100 डिग्री से ऊपर गर्म नहीं हो सकता ओपन में। प्रेशर कुकर के अंदर होता है 100, 200, 250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है प्रेशर के कुकर के अंदर, लेकिन ओपन में नहीं होता है, जो कि आपको मैंने बताया था वेपर प्रेशर के कारण। चलिए, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं सिंपल सी तरीके से, ताकि समय हमारा बच जाए। तो क्या लिखा मैंने, देखो, एंटीफ्रिज एक रासायनिक तरल पदार्थ है जिसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी होता है लेकिन नॉर्मली ये, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसे वाहनों के रेडिएटर में पानी के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। यह बेहद ठंडे मौसम में पानी को जमने से रोकता है और गर्म मौसम में उबलने से बचाता है, जिससे इंजन के तापमान का नियंत्रण बना रहता है। कूलिंग सिस्टम की सुरक्षा होती रहती है। एक ज़रूरी चीज़ मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, ये आपकी पढ़ने का, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, मैंने पूरी डिटेल में किया। एंटीफ्रिज जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल भले मीठा होता है स्वाद में, लेकिन ये आपको बता दूँ वो ग्लिसरीन जैसा होता है, ग्लिसरीन जैसा, थोड़ा कड़वा मीठा जैसा कुछ। अब ग्लिसरीन तो पूरा मीठा रहता है, मस्त चूस सकते हो उसको, लेकिन वो जहरीला नहीं होता ग्लिसरीन। एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला अगर बताना चाहूँ तो ये फॉर्मूला है CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। ये जहरीला रहता है, ध्यान रखें। इसमें लिखा गया मनुष्यों और इसके लिए जानवरों के लिए बहुत हानिकारक है, इसीलिए जब एथिलीन ग्लाइकॉल या कूलेंट को निकाला जाता है तो सही तरह से उसका निपटारा करना चाहिए। बोला गया नहीं पानी वानी गंदा अंदर जगह पे, ऐसे जगह पे फेंकें जहाँ से किसी को हानि ना हो, ये ध्यान रखें। फिर इसके बाद सब चीज़ चालू हो जाएगा। कुछ होमवर्क में दूंगा आपको, है ना, तो वो रहेगा उसमें, उसको बना के लाइएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।